हेलो गाइस, मेरा नाम इरफान अली है और मेरे नीट 2024 में 685 नंबर आए थे। और आज हम लोग काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये हम लोग किससे पढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे एम.आर. सर के जो यकीन बैच के नोट्स हैं। ये मैंने बहुत कंसाइज वे में लिखे हुए हैं। मैं आज आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा और वन शॉट एक क्विक रिवीजन के तौर पे आपको ये वीडियो मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। इसका मतलब वही है कि रेस्ट एंड मोशन जो है दोनों रिलेटिव टर्म है। जैसे एक ट्रेन का एग्जांपल आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हमारे सामने जो बैठा है वो बंदा रेस्ट पे है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो मोशन में है। बस ये बेसिक सी चीज़ है। चलें अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। डिस्टेंस क्या स्केलर है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है एंड कांट डिक्रीज विद टाइम, कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम। ठीक है ना। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डिक्रीज़ नहीं हो सकती टाइम के साथ, कांस्टेंट तो रह सकती है। मतलब आप रेस्ट पे रहेंगे तो आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप मूव कर रहे हैं तो कभी भी आपका डिस्टेंस कम नहीं हो सकता टाइम के साथ। ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसका एक डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट हम एक डायरेक्शन, एक यूनिट वेक्टर से उसका डायरेक्शन शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट तो। और टाइम के साथ डिक्रीज़ भी कर सकता है डिस्प्लेसमेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिस्टेंस जो होता है या तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। ठीक है ना। चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है कि अगर इनिशियल पोजीशन x1, y1, z1 है और वहाँ से पोजीशन बंदा उठ के कहाँ पे जा रहा है, x2, y2, z2 पे जा रहा है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसी इंसान के जो पहले यहाँ पे था, फिर वो इस कोऑर्डिनेट्स पे चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकल के आता है कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग 9th क्लास की मैथ्स में मिल जाएगा आप लोगों को। ये डिस्प्लेसमेंट का ही फार्मूला होता है। चलें अब क्या है आगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दे रखा है किसी उसके लिए। अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग सर्कल के यहाँ खड़े हुए हैं और फिर आप लोग यहाँ उठ के जाते हैं, आप लोग कह रहा हूँ या फिर कोई भी मान लीजिए वो सर्कल के यहाँ किसी भी सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2। चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया। जो भी चीज़ होगी बताने लायक, जिसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा वो मैं उसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। देखिए मान लीजिए ये कुछ थीटा एंगल है और ये ए से बी जा रहा है बंदा यहाँ पे सर्कुलर पाथ को ट्रैक करते हुए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है परपेंडिकुलर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है? ये सर्कुलर आर्क जो है वो डिस्टेंस है और ये जो लाइन है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला निकल के आता है। देखिए अब हम इस ट्राइंगल को अलग कर ले रहे हैं। ये एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, मान लीजिए। चलिए मैं थीटा कर दे रहा हूँ उसको। यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा है लेकिन मैंने इसे थीटा कर दिया, चेंज कर दिया थोड़ा। ये भी आर है, ये भी आर है और हमें ये निकालना है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसे कैसे निकालेंगे हम? ये जल्दी से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो हम इसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे इस लाइन से। तो देखिए ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा? ये θ/2 हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। क्योंकि देखिए ये भी आर आर आर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज और ये कॉमन। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? RHS वाली प्रॉपर्टी लग रही है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इस हिसाब से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये θ/2 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा। मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, बहुत ऐसा हो गया डायग्राम। देखिए क्या ये θ/2, ये भी θ/2। तो ये आर था, ये आर था। हमें डी निकालना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r cos θ/2, r sin θ/2 ये हो जाएगा। ऐसे ये r cos θ/2 और ये क्या हो जाएगी? r sin θ/2। तो देखिए r sin θ/2, r sin θ/2 क्या आ गया फॉर्मूला हमारे पास? 2r sin θ/2। ऐसे आया फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का। ऐसे इजी सा था, कुछ नहीं था इसके अंदर। अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस का तो सीधे होता है फॉर्मूला r θ।
डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। ये तो बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है, इसे भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। मेरे ख्याल में ये मैंने समझाया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा सबको। और अब देखिए, अब ये आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, देखिए इसका क्या मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस होगा, और अगर डिस्टेंस होगा तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा। और देखिए, इसका ये एक ट्रिक है, इसका इस ट्रिक को समझिए आप पहले क्या है। देखिए, किसी भी बिल्डिंग की पहले फर्स्ट फ्लोर बनती है, उसके बाद सेकंड फ्लोर बनती है। अगर किसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो क्या उसका सेकंड फ्लोर होगा? जाहिर सी बात है, सेकंड फ्लोर भी नहीं होगा। जब फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है तो सेकंड फ्लोर कहाँ पे बनेगा, है ना। तो सेकंड फ्लोर नहीं। ऐसे ही है कि अगर डिस्टेंस है तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर डिस्टेंस नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर देखिए डिस्टेंस है तो हम देखिए, कोई बिल्डिंग होती है फर्स्ट जिसके अंदर खाली एक फ्लोर होता है, कोई ऐसी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर दोनों फ्लोर होते हैं। तो क्या आप तो देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई बिल्डिंग एक फ्लोर की भी हो सकती है। अब अगर किस कहीं पे देखा है कि डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखिए जिस भी बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है उसका फर्स्ट फ्लोर तो डेफिनेटली होना ही होना है ना। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस इज़ पॉसिबल, सो डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट बी ज़ीरो, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आते हैं ये हेक्सागन। इस हेक्सागन पे कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें ए बी की जो लेंथ होती है वो L√3 होती है। ए बी क्या है, दो साइड्स की ज्वाइन कर रहा है, ये ए बी है। तो ए बी क्या होती है, हमेशा L√3 होती है रेगुलर हेक्सागन में। और ए सी क्या होता है, 2L होता है। और ऐसी ए डी L√3, ए डी और ए बी जो है वो वही है, मतलब एक जैसे ही है, वो तो बस मैंने दिखा दिए हैं ऐसे। अब देखिए, और ये जो एंगल होता है हेक्सागन में, ये 60 डिग्री होता है ईच। तो एक दो साइडों का वो क्या हो जाएगा एंगल, 120 डिग्री। देखिए यहाँ लिखा होगा भी, दो साइडों का एंगल 120 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन से इंसान उठ के बी से डी पे चला गया, या फिर यहाँ पे ऐसे बी से डी पे चला गया, तो उसका डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना होता है और ये एंगल कितना होता है, और ये साइड्स पता होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर एक्स जो है वो क्या है, t² + 2t + 3, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है। कब पूछा है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट पूछा है और 4th सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछा। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड में पूछा है और 4th सेकेंड में पूछा है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, इन दोनों बातों में। 4 मतलब 0 से लेकर 4 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और चौथे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे कि 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। पहले हम निकालते हैं कि t = 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था। तो t = 0 रखेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3। यानी t = 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, x = 3 पे है। और t = 4 पे ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, 27 पे। देखिए यहाँ t = 4 रखेंगे तो 4 16, और 16 + 8 24, 24 + 3 27। सो x = 24 आ गया। अब 4 सेकंड का तो ऐसे निकाल देंगे। अब 4th सेकंड पे कैसे निकालेंगे, तो हम डिस्प्लेसमेंट वो x की वैल्यू t = 3 पे निकालेंगे, फिर x की वैल्यू t = 4 पे निकालेंगे, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये t = 3 पे 18 आएगा, t = 4 पे 27 आएगा, तो x = क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट 4th सेकंड, डिस्प्लेसमेंट एट 4th सेकंड कितना आया, 9 मीटर। ठीक है ना। चलें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड क्या होता है, इसकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। और टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं, STT। ये STT डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DT। देखिए इसके अंदर एवरेज वाले जितने फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर ये इंटीग्रेशन DT डिवाइड बाय इंटीग्रेशन DT आपको सबको कॉमन मिल जाएगा। बस अगर स्पीड है तो ऊपर स्पीड आ जाएगा, वेलोसिटी है तो नीचे वेलोसिटी आ जाएगा। ऐसी अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, उसमें भी देखिए एक्सेलरेशन एवरेज के फॉर्मूले में यहाँ पे A आ गया। इसी फॉर्मूले में चेंज होता रहता है। देखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम से याद रखते हैं आप, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, ठीक है ना। ठीक है, ईजी है। चलें, अब क्या है, नॉट अ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब जैसे वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड होता है, वो हाँ, स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है ना। लेकिन एवरेज स्पीड
एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अभी हमने समझा था ऊपर कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है या बराबर हो सकता है, और वेक्टर होता है, ये स्केलर होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है। इस वजह से ये जो होता है एवरेज स्पीड वो मैग्नीट्यूड नहीं होता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख ले रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके फॉर्मूले में आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब ये क्या है, डायरेक्शन अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अब देखिए, अब ये जो यहाँ लिखी हुई ना बात, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखी हुई है ये 3-4 पॉइंट। इससे बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं आजकल नीट में, जेई में। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये हमेशा करेक्ट है। हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है, ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के तभी बराबर होगी, ओनली करेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी 1D मोशन। और उसमें भी कब इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के, जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा तभी। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा, उसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि चलते चलते वो पीछे चलने लगे, पीछे चलने लगेगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, ऐसा नहीं करना। स्ट्रेट लाइन में चलता रहे बिना चेंज इन डायरेक्शन। अब कुछ कहेंगे कुछ लोग कि सर मतलब ऐसे चल रहा है और ऐसे डायरेक्शन चेंज चले तो तब भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, 1D, और ये किस में चले जाएंगे आप, 2D में, ठीक है ना। ये x y दो एक्सेस बन जाएंगे और ये 2D में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ चेंज इन डायरेक्शन के मतलब आप ऐसे नहीं मान सकते। चेंज इन डायरेक्शन का यहाँ जो लिखा हुआ है ये आगे और पीछे के लिए लिखा हुआ है कि आगे चल रहा है तो पीछे ना जाए, ठीक है ना। मेरे ख्याल में आपकी बात समझ में आ गई। अब यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। कब बराबर होती है, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और वो कब होगी, जब यूनिफॉर्म मोशन हो। और यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और वो कब होगी, जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे, तब ऐसा होगा। मतलब वही बात लिखी हुई है एक तरीके से कि डायरेक्शन चेंज ना हो तभी ऐसा हो सकता है कि स्पीड भी चेंज ना हो रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्पीड भी चेंज ना हो रही, किसके लिए, जब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। और यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कि एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा बराबर होते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सिर्फ तभी बराबर होंगे जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा। और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब बराबर होंगे, देखिए यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यहाँ एवरेज स्पीड था, इन दोनों पॉइंट्स में फ़र्क है। और ये कब होगा, ये वाला पॉइंट कब है, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है कि देखिए ये भी हमेशा करेक्ट होता है। ये वाली इक्वेशन ये किस इक्वेशन से बनाई गई है, ये वाली, ये अभी हमने देखी ना, ये डिस्टेंस हमेशा बढ़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट से या बराबर होता है, उसी बेसिस पे ये बनाई गई है कि एवरेज स्पीड या तो बड़ी होगी या एवरेज वेलोसिटी से या बराबर होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है ना। चलें, अब यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है dx/dt, ये ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, या फिर डिस्टेंस भी, वो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम भी हम डिफरेंशिएशन में हम स्लोप की बात करते हैं, इंटीग्रेशन में हम एरिया की बात करते हैं। चलें, अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x = t² + 4t + 6 फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। तो देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन में मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको। ये अगर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दे रखी है और 1D मोशन की बात चल रही है, तो देखिए आपको क्या चेक करना है, चेक एट विच टाइम वेलोसिटी गेट 0, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है। और उस टाइम के बाद से वेलोसिटी ने ऑब्जेक्ट ने, बॉडी ने बैकवर्ड्स मूव करना शुरू कर दिया हुआ। देखिए 1D मोशन की बात है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि अगर कहीं पे वेलोसिटी 0 हो रही है तो उसके बाद इसका मतलब ये है बॉडी जो है वो पीछे बैकवर्ड मूव करने लगेगी। अब अगर मान लीजिए t नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी ने कभी स्टॉप हुई नहीं, और स्टॉप नहीं तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, यानी पीछे नहीं जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए x = क्या था, t² + 4t + 6 था, और हमसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज पूछी है t = 2 सेकेंड पे, एंड इन 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमेशा देखिए किसी टाइम रेंज के लिए पूछी जाएगी। एट 2 सेकेंड पूछ ही नहीं सकते एवरेज, क्योंकि किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो हमारे पास इन मतलब किसी टाइम इंटरवल की ही तो बात होगी ना, इसलिए इन 2 सेकेंड्स में पूछिए। तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। अभी हमने क्या करा था कि हम टाइम निकालेंगे किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है। तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x पोजीशन, तो क्या हो जाएगा 2t + 4, ये आ गई वेलोसिटी।
अब हमें किस टाइम पे 0 होगी वेलोसिटी, इक्वल टू से 0 पुट कर देना, तो t इक्वल टू आ गया -2। अब देखिए इसका मतलब t नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कभी 0 होगी नहीं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, जिस ऑब्जेक्ट की इक्वेशन है ये, वो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो कभी भी रुकेगा नहीं, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा उसका। तो अब तो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे। तो पहले तो अब कुछ भी निकाल लिया आप, t इक्वल टू टी इन 2 सेकेंड में निकालना है, तो इन 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा इसका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी निकाल ली, दोनों एक ही आएंगे। तो 4 और 4 2 सा 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18। तो t इक्वल टू 2 पे ये 18 पे है, पोजीशन 18 पे है, और t इक्वल टू 0 पे किस पे होगा, 6 पे। देखिए यहाँ t 0 पुट करेंगे तो 6 खाली 6 बचेगा, और t इक्वल टू 2 पे 18 ही आएगा, 4 और ये 8, हाँ अच्छा था, हाँ ठीक है ना। अब देखिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो जाएगा। अब देखिए अभी मैं आपको इस पर एक ग्राफ नंबर लाइन में आके दिखा रहा हूँ। पहले ये t x इक्वल टू 6 पे था, ये 0 पे, टाइम 0 पे x इक्वल टू 6 पे था, और टाइम 2 सेकेंड में किस पे पहुँच गया, 18 पे। इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 12, और ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना है 2, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, और यही एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्लियर हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में तो वेलोसिटी 0, तो t नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर t पॉजिटिव में आ रहा होता इसका मतलब हम क्या करते, देखिए मैं बता दूँ, अगर आपको मान लीजिए यहाँ कुछ t पॉजिटिव में आ रहा होता, t मान लीजिए यहाँ t इक्वल टू 2 कुछ आ रहा होता, तो आप क्या करते। तो देखिए आप क्या करते, आप पहले निकालते कि t इक्वल टू 2 पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अभी फिर एक और नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। मानिए x इक्वल टू 0 पर 6 है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 2 पे मान लीजिए कुछ 18 ही हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब हम t इक्वल टू 2 पे, तो अगर देखिए अगर t इक्वल टू 2 पे ही वेलोसिटी 0 हो रही है और 2 ही सेकंड में एवरेज निकालना, तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि तब तक तो स्ट्रेट लाइन में चल रही बॉडी। मान लीजिए 4 सेकंड में आपको वो निकालना है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब इसके बाद से ऑब्जेक्ट पीछे चलने लगे। मान लीजिए कुछ इतना पीछे आया, किस पे आ गया, 12 पे आ गया, तो आप क्या करेंगे, पहले एवरेज वेलोसिटी के लिए तो आप खाली 6 लेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, हम ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, ऐसे आपको सॉल्व करना है। और डिस्टेंस कितना लेंगे, डिस्टेंस आपको लेना है 18 प्लस ये 6, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 18 हो गया। पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर यहाँ से घूम के गया, तो ये, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 18 में से 12 माइनस करेंगे 6, तो 18 + 6 होगा डिस्टेंस। ये एक केस बता दी मैंने आपको कि अगर t पॉजिटिव आएगा तो। ठीक है ना। चलें अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर v इक्वल टू 3t² है और हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, v/dt डिवाइड बाई dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t³ डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, t³ और dt का इंटीग्रेशन t आएगा, यानी t² आ गया। एवरेज वेलोसिटी t² हो जाएगा। और कितने टाइम पूछी थी एवरेज वेलोसिटी, 2 सेकंड पे एवरेज वेलोसिटी पूछी थी, जो कि क्या रख दिया 4 इन 2 सेकेंड्स, जो एवरेज वेलोसिटी पूछी। यहाँ एट गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलें अब ये एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। देखिए इस ट्राइंगल में और इस डी में बहुत फ़र्क है। ये जो ट्राइंगल होता है ये बड़े चेंज के लिए दिखाता है, ये बड़े चेंज को दिखाता है, और ये डी जो होता है ये स्मॉल, बहुत छोटे चेंज को दिखा रहा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्चुअल चीज़ है ये। तो ठीक है ना। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और एक और फॉर्मूला तो पता ही है हमें, एवरेज के लिए ADT डिवाइड बाई DT। ऐसी एवरेज वेलोसिटी का भी हमने फॉर्मूला देखा, यहाँ VDT हो गया था। ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन किस में होगा, अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है। चलें अब यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी का, किस केस में, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चला और एक सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए यहाँ पहुँचा, और हमसे पूछा है कि इस पाथ के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 2v sin θ/2 डिवाइड बाय थीटा। और
और अगर हमसे चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा इसी के लिए, इस केस के लिए कि मानिए यहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू हुआ और चलते चलते यहाँ पहुँचा, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v sin थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वरना अगर आप इसे सॉल्व करने बैठ जाएंगे डायरेक्शन वायरेक्शन लगा के तो कल हो जाएगी। फॉर्मूले याद रखें आप लोग, एवरेज वेलोसिटी का और चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी डिवाइड बाई डी टी, तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ये भी एक्सेलरेशन फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ हमने क्या करा है, वी को डिस्प्लेस किया किससे, डी एक्स बाई डी टी से, तो ये आ गया निकल के। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है वी डी वी बाई डी एक्स। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है वी डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से फॉर्मूले हैं, सबको पता ही होते हैं, याद ही हो जाते हैं। और किसी को याद नहीं होता, किसी को दिक्कत आती है, तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, उससे ये सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। क्या चीज़ याद रखनी है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ठीक है ना, ऐसे आप लोग करते चले जाएंगे। और बस मानिए स्पीड निकालनी है, स्पीड, तो क्या करते हैं आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप चेंज करते रहिए कि डिस्टेंस को आप डी एक्स लिख दिए डिवाइड बाई डी टी कर दिए, या फिर डेल्टा एक्स लिख दिए डिवाइड बाई डेल्टा टी कर दीजिए। और एक और चीज़ याद रखें कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वी बाई टी होता है। अब यहाँ पे आप चाहे डी वी बाई डी टी कर दिए, चाहे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कर दिए, वो आपके ऊपर है, क्या ज़रूरत है आपकी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो यही वाला यूज़ करेंगे, और एवरेज निकालना है तो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है ना, और इसके लिए बस एक और फॉर्मूला आता है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वी डी वी बाई डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये भी यहीं से निकल के आता है, वी डी वी बाई डी एक्स एक्सेलरेशन का यहीं से। ठीक है ना, चलें अभी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कैसे आता है ये फॉर्मूला। अगर कुछ लोग जानना चाहते हो कि मान लीजिए ए इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी लिखते हैं, और वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ठीक है, और हम इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कैसे कर देते हैं, डी एक्स से कर देते हैं। तो देखिए ये क्या बन जाता है, ये वेलोसिटी बन जाता है, और ये भी वेलोसिटी बन जाता है। तो देखिए एक वेलोसिटी बाहर आ जाएगा v, और एक d ये था, और एक ये v ये आ जाएगा डिवाइड बाई टी एक्स, ऐसे आ जाता है ये कुछ। ठीक है ना, चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ थे, हम लोगों ने ये सब तो कवर हो गया है। एक यहाँ ये चीज़ मिस क्या है, ये अगर मान लीजिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इससे परपेंडिकुलर है, तो स्पीड तो कांस्टेंट होगी लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सर्कुलर मोशन कंसेप्ट है कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, चलें अब क्या है, अब हमारे पास ये तो कवर हो गया हमारा। हाँ, अब ये बच्चा है कि अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो सकती है। देखिए सारे केसेस हैं, कौन कौन से केस पॉसिबल हैं। ये एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, हाँ सही बात है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो सकती है, सही बात है। कि मान लीजिए आपने इस वाले केस का क्या एग्जांपल है कि मान लीजिए आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो उसकी एक इंस्टेंट पे जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन तो 0 नहीं होता है क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लग रही है। और जैसे तो इसका मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल है, ये वाला केस भी पॉसिबल है। और ये वाला केस क्या है, अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है, ये वाला केस भी पॉसिबल है। देखिए मान लीजिए ये वाला केस कैसे पॉसिबल है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो देखिए और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है लगातार, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो देखिए वेलोसिटी हमेशा कम होगी और एक्सेलरेशन बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है। तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी और एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल है। अब हम आते हैं चौथे केस पे। ये क्या है कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये वाला केस भी पॉसिबल है। ये वाला केस कैसे पॉसिबल है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है लेकिन कम हो रहा है एक्सेलरेशन। तो इससे क्या मतलब है, वेलोसिटी तो बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए पहले वेलोसिटी 5 थी और एक्सेलरेशन आपका मान लीजिए 2 है, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी मान लीजिए 7 हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन मान लीजिए कम हो गया, 1 हो गया, तो वेलोसिटी अगले सेकंड में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अगले सेकंड में 8 हो जाएगी और एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन कम हो रहा है। वेलोसिटी पहले 5 से 7 होगी, 7 से 8 होगी, लेकिन एक्सेलरेशन 2 से 1 हो पर 1 से 0 हो गया। मेरे ख्याल में आप लोग बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो ये 3 इक्वेशंस मोस्ट पॉपुलर
कुछ लोग समझते हैं कि ये 3 इक्वेशन पूरा चैप्टर है और वो इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं, बस ये 3 इक्वेशन देख के चले जाते हैं। तो देखिए अभी इस चैप्टर में भी बहुत कुछ बचा है, ठीक है ना। चलिए देखिए एसेशन कांस्टेंट होता है तो ये 3 इक्वेशंस होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस तीनों इक्वेशंस में विद साइन रखी जाती है हर चीज़, एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी भी, डिस्प्लेसमेंट भी विद साइन रखी जाएंगी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। या तो आप कैसे रखी जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव, या तो आप हमेशा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वही लेके चलिए। क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, और इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव, बस ये आप केस लेके चलिए तो आप इजीली, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कुछ नहीं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉजिटिव, कुछ मत मानिए, ये वाला केस मानिए कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, तो और इस हिसाब से साइन पुट करिए, सब हो जाएगा इजीली। और एक्सेलरेशन 0 होता है तो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो ये देखिए यहाँ भी मैंने उल्टा लिखा हुआ, मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना तो इंटीग्रेट करेंगे। देखिए एरो लगा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ मैंने। और एक्स से यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट करेंगे, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो भी डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब हमेशा स्लोप से होता है, इंटीग्रेशन का मतलब हमेशा एरिया से होता है। चलें अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, v इक्वल टू के रूट एक्स, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें पता है कि अगर v और x का रिलेशन दे रखा है और हमसे एक्सेलरेशन पूछा है तो एक ही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, v डी बाई डी एक्स। तो देखिए v डी बाई डी एक्स लगाएंगे आप लोग तो ये आ जाएगा के स्क्वायर बाई 2। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने में दिक्कत आती है। तो देखिए इसको मैं इजीली आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। v इक्वल टू क्या था, के रूट एक्स है, इसका मतलब v के x की पावर हाफ है। अब तो सॉल्व हो जाना चाहिए इजीली, अभी भी चले मैं करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन निकालना है, और उससे फॉर्मूला क्या हो, v डी बाई डी एक्स होगा फॉर्मूला, और v क्या है, के रूट एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x की पावर हाफ है तो उसमें क्या होता है, हाफ बाहर आ जाता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है, और x की पावर n माइनस 1 यानी हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ आ गया, ठीक है। और माइनस हाफ इसका मतलब 1 अपॉन में, तो देखिए इसका मतलब क्या है, के रूट एक्स के हाफ डिवाइड बाय रूट एक्स, माइनस का यही होता है, रूट एक्स कट जाएगा, के स्क्वायर बाय 2 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि v इक्वल टू रूट एक्स से रखा है और हमसे x और t का रिलेशन पूछा है, तो ऐसे कैसे करेंगे आप लोग। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अब v दे रखा है तो फिर ऐसे ही सॉल्व करें। अब देखिए इसकी अप्रोच कुछ अलग हो गई, हम v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। हम dt को उधर लेगा और रूट एक्स को उधर लेगा और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। क्यों इंटीग्रेट करा, क्योंकि हमें t और x का रिलेशन चाहिए, t और x का रिलेशन चाहिए। तो t तो था ही नहीं हमारे पास, t कहाँ से आता है, अगर हम v को हटा के dx बाई dt रखेंगे तभी तो t आएगा हमारे पास, और ये dt आएगा, dt को t बनाना है इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, ऐसा नहीं है कोई तरीका ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, फिजिक्स है ये, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि x की पावर माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, तो रूट एक्स डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1 यानी हाफ, तो ये आ गया। देखिए सॉल्व होकर क्या आ गया, x इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ होते हैं, और ये चीज़ें आपको रिवीजन के टाइम अगर बता दी जाएँ तो आप लोग फिर आपकी मेमोरी में रहेगा ये बातें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 + t दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन पूछा है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए हमने क्या किया, दोनों तरफ dx से डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों साइड्स, दोनों इक्वेशन साइड। देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, 2 + dx प्लस टी बाई डी एक्स, और इस वाले में 2 बाई डी एक्स ही ऊपर नीचे डी टी बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दी। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अगर डी टी बाई डी टी से मल्टीप्लाई करने से यहाँ 1/v आ जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसका बस देख लीजिए आप लोग एक बार। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा ये, और 2 को डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा,
और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स यानी 1/v, तो देखिए ये 2x इक्वल टू 1/v आ गया। और टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि क्या हो जाएगा, वो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, टी बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। टी बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो 2x इक्वल टू 1/v आ गया। और एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, और v क्या है हमारे पास 1/2x है, इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया a इक्वल टू -1/4 की 4 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए इसे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अभी हमने 3 इक्वेशन देखी थी, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले होते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए एक फॉर्मूला होता है वी एवरेज निकालने का। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है तो आप डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे, u+v डिवाइड बाई 2 से। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकालना है तो उसका भी एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, किस केस में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। मैं बार बार बता रहा हूँ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हैं ये 3 फॉर्मूले और ये वाली 3 इक्वेशन भी। इस बात को याद रखें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम ये फॉर्मूले से काम चल जाता है हमारा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड में क्या है, u + a/2 इंटू 2n-1। और यहाँ पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और हमें u पता हो, v पता हो और t पता हो, ये t क्या है, ये t वो है जिस t के बाद आपको वेलोसिटी पता है, जिस t पे आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली निकल के ये फॉर्मूला जो होता है ये इन्हीं तीनों इक्वेशन से निकल के आता है, s इक्वल टू u+v डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ये तीनों फॉर्मूले आपकी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए होता है और कुछ नहीं। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड एंड रेशियो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। मैं इन पे बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये इन का रेशियो है, 1:4 रेशियो 9:16। देखिए ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। अब एक और ये है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड का रेशियो क्या है, 1:3:5:7, ये और नंबर्स, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले किस केस के लिए, जब u इक्वल टू 0 होगा, ये दोनों चीज़ें उस केस के लिए। मेरे ख्याल में समझ में आ गई होंगी आप लोगों की। अभी किसी को समझ में नहीं आएगी तो मैं उसको और क्लियरली समझाने के लिए, देखिए यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, आपको उसने u इक्वल टू 0 पे आपने इसे ड्रॉप किया, ठीक है ना। u इक्वल टू 0 पे आपने इसे ड्रॉप किया, तो मान लीजिए फर्स्ट सेकंड उसने कुछ 5 चला, तो वो दूसरे सेकंड में कितना चलेगा, 20 चलेगा। और तीसरे सेकंड में कितना चलेगा, निकाल लीजिए आप लोग, ut + हाफ इसका u0 है, हाफ 8, और हमें कितना तीसरे सेकंड में निकालना है, तो यानी 9, यानी 5 9 से 45, तो ये कितना आ जाएगा 45। तो देखिए क्या आ रहा है, ये रेशियो 1:4:9 आ रहा है। ये किसका आ रहा है, 1 सेकेंड इन 2 सेकेंड इन 3 सेकेंड। देखिए मैंने स्टार्टिंग से लिया ना, इन 1 सेकेंड इन 2 सेकेंड इन 3 सेकेंड। अब 1:3:5 कैसे आया, देखिए यहाँ 5 था, यहाँ 20 था, इसका मतलब ये गैप कितना है, 15 का गैप है ये। और ये गैप कितने का गैप है, 25 का गैप है। तो देखिए 1:3:5, 5 3 15, 5 5 25, 1:3:5 का रेशियो आ रहा है। ये 1 सेकेंड का है, ये 2 सेकेंड का है, ये 3 सेकेंड का है, ठीक है ना। चलिए मैंने ये रेशियो भी समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, ये फॉर्मूला किसके लिए, कि अगर मान लीजिए u से शुरू हो रहा है और v पे जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, s डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपसे s/2 पे अगर वेलोसिटी पूछी है तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है v² + u² डिवाइड बाई 2 का रूट, ठीक है ना। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है क्वेश्चन का। देखिए ये जो मैंने एग्जांपल लिए हैं ये उन क्वेश्चंस के एग्जांपल हैं कि अगर इन क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो अगर आपको याद आ जाए तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, वरना तो आप लेके बैठे रहिए, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए, हिट एंड ट्रायल की, ये कर लें कि वो कर लें, तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, टाइम सेविंग। तो देखिए अगर आपको दे रखा है v इक्वल टू √25 - 8x और आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, u एक्सेलरेशन पूछा है, मेनली एक्सेलरेशन पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा v² इक्वल टू 5² - 8x, 25 को हमने 5² लिख दिया। अब आपको कंपेयर करना है इसको किससे, v² इक्वल टू u² + 2s से। तो देखिए u क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -4, 2a किसके बराबर आ रहा है, 8 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ईजिली हो गया, देखिए कितनी जल्दी हो गया। अब देखिए अब हम क्या
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? देखिए यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? जिसके अंदर स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए। और यूनिफॉर्म यहाँ क्यों लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म, ये इसको दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ देखिए किसके लिए, कि अगर मान लीजिए यू से शुरू हो रहा है और एंड में जाकर वेलोसिटी 0 हो जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इस यू के, और कितना डिस्टेंस कवर किया एस, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, वी 0 है, तो देखिए यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। ऐसे अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है S1 और S2 का, अगर एक्सेलरेशन सेम है तो ये रेशियो आता है S1/S2 इक्वल टू U1/U2 का होल स्क्वायर। ये किसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है। अब यहाँ क्या फॉर्मूला दे रखा है कि अगर मान लीजिए यू 0 है और बाद में वेलोसिटी v हो रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है s, कितने टाइम में, t टाइम में, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, तभी देखिए 0 से v वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जो s/2 पे कितना टाइम लगेगा, t/√2 फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगेगा, t/√2 फर्स्ट हाफ में t/√2, और सेकेंड हाफ में कितना टाइम लगेगा, t-t/√2, और ये t क्या है, पूरा ड्यूरेशन का टाइम है t। ठीक है, चलें ये भी क्लियर है। अब देखिए ये वाला केस, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये तीन, क्वेश्चन इतनी बार टेस्ट में पूछा जाता है, खास करके जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे आप लोग नीट में, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक लिखी है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए, बल्कि मैं याद करा दूंगा अभी, तो इजीली कर लेंगे आप लोग। क्या है, देखिए यू 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है और फिर वेलोसिटी 0 हो रही है, यहाँ एक्सेलरेशन अल्फा है, टाइम t1 लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x1। अब यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई और यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, बीटा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी एंड में जाके 0 हो रही है, और टाइम कितना लगा t2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x2। तो देखिए अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2 होता है। ये कैसे आया, देखिए v इक्वल टू u+80 होता है, तो यहाँ v u0 v, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसा है, v max, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ v max इक्वल टू u+80, तो यहाँ अल्फा और t1 मान लीजिए, तो u0 हो गया, तो देखिए v max किसके बराबर आ गया, अल्फा t1 के बराबर आ गया। अब दूसरे केस में देखिए v इक्वल टू यू, दूसरे केस में v0 हो रहा है और u कितना है, v max है माइनस बीटा t2, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ना वेलोसिटी के, इसलिए। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, v max किसके बराबर आ गया, बीटा t2 के बराबर आ गया। तो देखिए v max यहाँ अल्फा t2 के बराबर, यहाँ v max बीटा t2 के बराबर, ऐसे ये क्या आ गया, अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2 आ गया। ऐसे ही ये अल्फा x1 इक्वल टू बीटा x2, ये कैसे आता है, ये आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाले फॉर्मूले से। यहाँ भी वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2 अल्फा x1 के बराबर, और यहाँ वी मैक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2 बीटा x2 के बराबर। तो फिर इस हिसाब से ये भी हो जाएगा। बट पूरा टाइम कितना लगा, t1 + t2, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 0 में टाइम कितना है, t1 + t2। अब अगर आपको वी मैक्स निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए v इक्वल टू u+80 होता है। तो देखिए यहाँ ए को लिखा हुआ है अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए किससे सिमिलर है, ये रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, m1 m2 डिवाइड बाय m1 + m2, वैसे ही यहाँ रिड्यूस एक्सेलरेशन मान सकते हैं आप लोग, अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टी। ये इसके लिए आ गया, वी मैक्स का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना है, x, यहाँ s क्या है, x1 + x2 है, ये x1 + x2 यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक s है, वो कैसे निकालेंगे, हाफ s इक्वल टू ut + हाफ at स्क्वायर होता है, u तो 0 है, और हाफ at स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस एक्सेलरेशन। मैं अपने पास से बना रहा हूँ रिड्यूस एक्सेलरेशन, ताकि आपको याद रहे, अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टी स्क्वायर। यहाँ टी देखिए पूरा टाइम है, t1 + t2 वाला, और ये एस भी पूरा एस है, ठीक है ना। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले में, फ्री फॉल वाले कुछ फॉर्मूले आते हैं। फ्री फॉल में क्या होता है, u0 होता है, तो u0 हो गया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, u0 हो गया तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। और एस डिस्प्लेसमेंट एन एस सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, u+a/2 × 2n-1, u0 है, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ कर सकते हैं, और ये भी फॉर्मूला वैसे ही आ जाता है। और इस ये फ्री फॉल में भी आप लोग ये वाले 1:3:5:7 और ये रेशियो लगा सकते हैं। अब देखिए टैप वाला जो केस है, ये टैप वाले क्वेश्चन में भी आप लोग ये x 3x 5x मान के चल सकते हैं, 1:3:5 वाला केस। अब जो मैंने यहाँ ये रेशियो बताया था ना, ये सिर्फ 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए नहीं, आप किसी भी कांस्टेंट टाइम इंटरवल के लिए ये रेशियो आते हैं हमेशा। मान लीजिए आप आधे सेकंड का, आधे सेकंड के बाद फिर 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, फिर 1.5 सेकंड के बाद फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, तो उसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आएगा वो यही आएगा।
ठीक है ना, किसी भी मतलब कॉन्स्टेंट समझ चाहिए होंगे मेरे ख्याल में। अब देखिए यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन आया √2 डिवाइड बाय √2 - 1, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका लिखा हुआ है कि उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब √2 + 1 डिवाइड बाय √2 + 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ a + b - b की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। When an object is thrown from another body, it attains only its velocity। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि मान लीजिए एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर बैलून स्टोन बना हुआ है, बैलून के ऊपर बैलून 10 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है और बैलून ने फिर स्टोन छोड़ा, तो स्टोन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। तो उससे क्या मिलेगी, बैलून की वेलोसिटी मिल गई, ना कि एक्सेलरेशन मिला। व्हेन स्टोन ड्रॉप्ड, स्टोन भी 10 मीटर पर सेकंड से पहले ऊपर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। चलें अब यहाँ तक ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा क्या बचा, अब हम ग्राफ पे आएंगे। ग्राफ से पहले यहाँ मैं कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है, 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, अब वो नीचे आया, तो उस ऊपर गया फिर वो नीचे आया, तो ये पूरा टाइम लगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। अब ये 2u/g कैसे आया, देखिए अगर हम सिर्फ आधे हिस्से के लिए, यानी जब हमने नीचे से ऊपर फेंका तो v = u + 80 होता है। v तो 0 हो जाएगा सिर्फ आधे रास्ते की बात करें हम, और u - gt हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, तो u - gt, तो t = u/g आ गया आधे के लिए। ऐसे ही जो आधे में जितना टाइम लगता है उतना ही उसके दूसरे आधे में लगता है, तो u/g + u/g 2u/g आ गया, ठीक है। चलें अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए t1 टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक h डिस्टेंस जाने में t1 टाइम लगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, t2, और फिर आपको क्या पूछा है, h पूछा है। तो h का एक डायरेक्टली फॉर्मूला आता है। देखिए h क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, s = ut + ½ a t²। तो हाफ a t² ना, तो हाफ a t² को हम क्या लिख दिए, t1 t2। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। और t1 + t2 = 2u/g, वो तो दिख ही रहा है, देखिए t1 ये है और t2 ये पूरा है, तो du/g ये h का फॉर्मूला, ये ट्रिक है, या इसे याद रख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, देखिए क्या, कि अगर मानिए आपने 40 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट फेंका, उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो वो 40 मीटर पर सेकंड से ही नीचे आ रहा है। तो और जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। यहाँ निकल, ये देखिए 4 सेकंड आ रहा है, तो 4 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे और 4 सेकंड नीचे आने लगेंगे। ये कौन सा केस है, जब एयर रेजिस्टेंस 0 है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो टाइम इक्वल नहीं लगता है। देखिए टी अप निकल के आता है कुछ √2h / g+a, और टी डाउन निकल के आता है √2h / g - a। और ये कैसे आया, देखिए जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, तो g+a हो जाएगा यहाँ पे। अब लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग जाएगा, तो एक्सेलरेशन g - a हो जाएगा। इस वजह से यहाँ g+a आता है और g - a आता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए जब बॉल नीचे आएगी तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, और जब बॉल ऊपर जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस भी नीचे और ग्रेविटी भी नीचे, तो g+a हो जाएगा। इस वजह से ऐसा होता है। और देखिए टी डाउन हमेशा ज़्यादा होता है टी अप से, क्योंकि टी डाउन में जो है एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस अपोज कर रही है ग्रेविटी का। और टी अप में क्या था, टी अप में जो है वो एयर रेजिस्टेंस ग्रेविटी का सपोर्ट कर रही है, इसलिए टी अप कम हो जाएगा। और ये यू अप और यू डाउन का भी रिलेशन निकल के आता है, ठीक है ना। और ये क्या लिखा हुआ, पोजीशन कैन बी नेगेटिव बट नॉट डिस्टेंस, यानी वही डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अब हमारे पास कुछ ग्राफ्स बचे हैं, तो हम ग्राफ्स डिस्कस करते हैं। अभी ग्राफ्स देखते हैं। अब देखिए हमने ये फॉर्मूला, अगर आप इसको ड्राइव करना चाहते हैं, मैं इसका ड्राइव करना भी आपको दिखा सकता हूँ, ये कैसे ड्राइव हुआ। चलें देख ही लेते हैं फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कि ये है और फिर ये दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है आपको इसे ड्राइव। देखें अभी ये था हमारे पास, ये हमने क्या बनाया है, ये डिस्टेंस है पूरा s, और ये टाइम कितना दे रखा है, हमें t1 दे रखा है, और ये h है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हमें कितना दे रखा है, t2, ठीक है। तो h के लिए इक्वेशन लिखिए पहले आपकी, h = क्या होगा, ut + ½ a t²। तो u t1, क्योंकि t1 में तो h कवर हुआ होगा। अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ तक ही तो है, t1 में u t1 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि देखिए g नीचे लगेगा ना, और u भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, इसलिए u ये है, h ये है,
और डिस्प्लेसमेंट नीचे इसलिए माइनस में आएगा, माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या इक्वेशन लेके आनी है, एच इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू। मैं बता रहा हूँ डिराइव कैसे हुआ, वैसे भी इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो हमें इस वाली इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ से यू हटाना पड़ेगा। और यू कैसे हटाएंगे, देखिए v इक्वल टू यू प्लस टी होता है, तो v अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लें कि u से फेंका गया हो, टू पर जाके u ज़ीरो हो रहा है, तो v ज़ीरो u माइनस जी टी वन। ठीक है, तो टी वन की वैल्यू कितनी आ गई, u बाय जी। और वैसे भी हमें पता चले इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि टी वन प्लस टी टू जो है वो किसके बराबर है, टू यू बाय जी के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप u को रिप्लेस करिए, यहाँ से u की वैल्यू निकालिए, उसे यहाँ पुट करिए और सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, ये बता दिया मैंने आपके ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए अब ग्राफ पे आते हैं। अब देखिए अब ग्राफ क्या है कि देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है, ये कुछ ग्राफ दे रखा है। अब कभी भी एक्स और टी का ग्राफ ऐसा तो हो सकता है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट है और जो कि नॉट पॉसिबल है। इसलिए कभी भी आपको पूछा है होता है ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल, अगर कोई ऐसा ग्राफ दिख रहा है आपको तो वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है, वी और टी का ग्राफ दे रखा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, a1 प्लस a2, एरिया 1 प्लस एरिया 2, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है वी डी टी यानी इंटीग्रेशन यानी एरिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a1 माइनस a2, क्योंकि ये नेगेटिव में वेलोसिटी मतलब उल्टा जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा a1 माइनस a2। ठीक है, और ऐसे ग्राफ पढ़ने से पहले कि v बढ़ रहा है a1 a कम हो रहा है, तो मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप बेसिक मैथ्स के आप कुछ ये कंसेप्ट रिवाइज कर लें। ये कुछ ग्राफ आप अगर आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, तो देखिए करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्माइलिंग फेस होता है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज़ होता है, और अगर सैड वाला फेस होता है तो स्लोप डिक्रीज़ होता है। तो देखिए ये क्या है, स्माइलिंग फेस है, स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले स्लोप जीरो था और बाद में स्लोप कुछ है, इसका मतलब जीरो से कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। तो स्लोप भी इंक्रीज़ हो रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 0 1 2 3, देखिए स्लोप भी इंक्रीज़ हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब दूसरा केस देखिए, इससे सैड फेस बनेगा, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, बस यहाँ पहले कुछ है बाद में जीरो हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी जीरो हो रहा है। इसका एग्जांपल देना तो कैसे लेंगे, 4 3 2 1 0, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी जीरो कम हो रहा है और स्लोप भी कम हो रहा है। अभी तीसरा केस इसमें क्या है, देखिए सैड फेस बनना है, स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए पहले t0 पे स्लोप ज़ीरो है और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जीरो है, बाद में कुछ हो रहा है स्लोप, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं कि 0 -1 -2 -3, देखिए स्लोप तो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए 0 1 2 3। ठीक है ना, अभी चौथा केस देखिए, ये स्माइलिंग फेस है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पहले कुछ है वैल्यू बाद में जीरो हो रही है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं -4 -3 -2 -1 -0 से, देखिए स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। अभी देखिए लास्ट केस कि देखिए स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या कर रहा है, फर्स्ट डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पहले कुछ है बाद में जीरो हो रही है फिर कुछ हो रही है, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं -4 -3 0 1 2, देखिए स्लोप तो हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पहले डिक्रीज़ कर रहा है फिर इंक्रीज़ कर रहा है, ऐसे ये वाला केस। ठीक है ना, चलिए इससे बहुत इजीली हो अब आप लोग ये कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ देखिए, इसमें देखिए सैड फेस बनना है, इसका मतलब इसका वी और टी का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, वी और टी का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, और देखिए सैड फेस बनना है, इसका मतलब स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, और वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखिए वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख ही रहा है कि देखिए जीरो से ऐसे बढ़ रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के ग्राफिक्स में कुछ देखना तो है नहीं। ठीक है ना, चलें अब ये कौन से ग्राफ दे रखे हैं, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u, उस केस के लिए ग्राफ दे रखे हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक्स और टी का ग्राफ कैसे कुछ आता है ऐसा, क्यों आता है ऐसा, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। देखिए पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, तो देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ और फिर लास्ट में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और ये ऐसा ही क्यों बना, पैराबोलिक क्यों बनाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का रिलेशन होता है, इसलिए ऐसा कुछ बनना है। और वी और टी का ग्राफ ऐसा क्यों बनना है कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, लीनियर रिलेशन, तो ऐसा बन गया। अब स्पीड और टाइम का बनेगा, तो देखिए जो नेगेटिव में होगा वो ऊपर पॉजिटिव में चला जाता है, क्योंकि स्पीड कैन नेवर भी नेगेटिव। और एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनेगा तो एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा,
क्योंकि वो तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, चलें अब क्या है ये एरिया ऑफ एटी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी, जो तो हम देख ही चुके हैं। चलें हाँ ये और देख लेते हैं कि डेल्टा वी इस केस में क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। क्यों ये पता है हमें ये A2 जो है वो नेगेटिव में है, इसलिए अगर हम डेल्टा वी 0 to 5 पूछा जाता 0 to 5 पूछा जाता तो वो क्या हो जाएगा A1, और डेल्टा वी 5 to 10 पूछा जाएगा तो क्या होगा माइनस A2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस A2 होगा। ठीक है, चलें अब यहाँ क्या दे रखा है इन विच केस एवरेज वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी वी डी टी डिवाइड बाई डी टी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी तो सब में सेम ही होगा, क्योंकि हमने सबके लिए सेम टाइम इंटरवल के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं। और ऊपर जो है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इसका मतलब वो एरिया, तो जिसका अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी। देखिए इस वाले केस में एवरेज वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। ठीक है ना, ये पी वाई क्यू है मेरे ख्याल में। चलें अब ये क्या है ग्राफ्स फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के भी कुछ ऐसे ग्राफ आते हैं, वही इक्वेशंस की वजह से उन तीनों एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की वजह से, और फिर ये 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फिर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी की वजह से लीनियर रिलेशन है। ये स्क्वायर था लेकिन यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए ये लीनियर आ गया, और इसमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसलिए ऐसा बनना है, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर का वी कर दिया इसलिए ये रूट में आ रहा है। ठीक है ना, चलें अब ये क्या है वी और एक्स की ग्राफ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मान लीजिए फिर भी अगर कभी आ गया तो ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है, तो डी वी बाई डी एक्स को हम ए बाई वी लिख सकते हैं, और डी वी बाई डी एक्स क्या है स्लोप है, तो ए क्या हो जाएगा स्लोप इंटू वी। तो देखिए ठीक है ना, अब यहाँ स्लोप कांस्टेंट है एंड एक्स इंक्रीज़ कर रहा है, एक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, वेलोसिटी और एक्स दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है ना, अगर हमसे पूछा है कि वी और एक्स के ग्राफ को आप ए और एक्स में कन्वर्ट करिए तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये वी इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हमें पता है कि रूट का ग्राफ ऐसे बनता है। ये देख लीजिए अभी इसकी केस हम पीछे देख चुके हैं शायद, वी से हमने ए निकाला है, ए डी वी बाई डी एक्स करके निकाला तो ए हाफ आ जाएगा, इसलिए ये ऐसा हो रहा है कांस्टेंट बन रहा है। और किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर पर सेकेंड में जाना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये तो हमारा सब कुछ हो गया। रिलेटिव मोशन तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैंने ये भी बता दिया इसके अंदर। ठीक है ना, तो इससे रहने देते हैं, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो ज़रूर वेलकम है सबका। ठीक है, थैंक यू। बाकी मैं आप लोग को एक बार और पीछे वाला पेज दिखा देता हूँ कि किसी को कुछ देखना हो, कुछ रह गया हो तो वो देख सकता है। ठीक है, आप लोग बेसिक नोट्स बना सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।